अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, जासूसी किसी भी मुल्क के दिफा की पहली लकीर होती है जो वक्त से पहले आपको उन मंसूबों से आगाह कर देती है जो दुश्मन आपके ख़िलाफ़ बना रहा होता है। आपने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड जैसी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिन्होंने जासूसी के नित नए तरीक़ों से आवाम को अपने शहर में जकड़ा हुआ है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ज़्यादातर जासूसों की हमने दो ही खसूसियात सुन रखी हैं। एक, खुफिया मालूमात तक रसाई की क्लियरेंस और दूसरा, भीड़ में घुल मिल जाने की सलाहियत। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जासूसी की खसूसियात या वाक़यात के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आप में से शायद ही किसी ने एनिमेटेड मूवी सार्जेंट स्टबी देखी हो जिसमें एक कुत्ता जासूसी का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सार्जेंट स्टबी वाकई में एक कुत्ते का नाम था जो कि अमेरिकन आर्मी के 102 इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। इस कुत्ते ने 18 माह अमेरिकन आर्मी के लिए काम किया और वर्ल्ड वार 1 की 17 बैटल्स में हिस्सा लिया। एक दफ़ा इस कुत्ते ने अपनी यूनिट को जहरीली गैस के अटैक से भी बचाया। इसके अलावा अपने यूनिट के ज़ख्मी फ़ौजियों को ढूंढने में मदद देता रहा। क्योंकि स्टबी इंसानों से पहले इनकमिंग आर्टिलरी शेल्स की आवाज़ सुन सकता था, तो इस तरह के ख़तरे से निपटने के लिए ये पहले ही अपनी यूनिट को अलर्ट कर देता था। स्टबी का सबसे बड़ा कारनामा एक जर्मन जासूस को पकड़ना था जो जासूसी की गर्ज से उनके एरिया में आया हुआ था। इस कारनामे के बाद स्टबी को सार्जेंट के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया जो कि एक हवलदार के बराबर होता है। इन बैटल्स में स्टबी कई बार शदीद ज़ख्मी भी हुआ। स्टबी की कारकर्दगी पर इसे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कुत्ते को देखते हुए बिल्लियां क्यों पीछे रहें? 1960 की दहाई में CIA ने एक प्रोजेक्ट अकस्टिक किटी पर $20 मिलियन खर्च किए। इस प्रोजेक्ट के तहत बिल्लियों को सोवियत एम्बेसीज़ की जासूसी के लिए इस्तेमाल करना था। इस मकसद के लिए सर्जन की मदद से बिल्ली के कान के अंदर माइक्रोफोन लगाया गया और इस बिल्ली की स्कल की बेस पर एक छोटा ट्रांसमीटर लगाया गया और बिल्ली की खाल के अंदर एक वायर फिट की गई ताकि बिल्ली अपनी मासूमियत से इर्द गिर्द की साउंड रिकॉर्ड और ट्रांसमिट कर सके। इस प्रोजेक्ट का पहला मिशन वाशिंगटन DC में मौजूद रशिया की एम्बेसी के आउटसाइड पार्क में खड़े दो रशियन के दरमियान होने वाली बातों को सुनना था। इस मकसद के लिए उनके करीब बिल्ली को छोड़ा गया, लेकिन बदकिस्मती से मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक इस बिल्ली पर चढ़ दौड़ी और बिल्ली मौके पर ही हलाक हो गई। इसके बाद फिर एक बिल्ली के ज़रिए दोबारा ट्राई की गई लेकिन कामयाबी हासिल ना हो पाई। बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि बिल्लियों को जियोपॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्लियां तो जासूसी करने में नाकाम रहीं, लेकिन बिल्ली को देखकर आंख बंद कर देने वाले कबूतर ने अपना जासूसी का मिशन ज़रूर पूरा किया। कबूतर के ज़रिए जासूसी करने का आइडिया 1907 से शुरू हुआ जब जर्मन के एक कबूतर पालने वाले शख्स जूलियस ने अपने कबूतरों पर छोटा ऑटोमेटिक कैमरा इसलिए लगाया ताकि वो चेक कर सके कि उसके कबूतर परवाज़ के दौरान पॉइंट A से पॉइंट B तक कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस इन्वेंशन ने एरियल फोटोग्राफी की राह हमवार कर दी और सबसे पहले जर्मन फौज ने वर्ल्ड वार 1 में इस ट्रिक को जासूसी के तौर पर यूज़ किया। लेकिन कबूतरों के ज़रिए जासूसी के वाक़यात वर्ल्ड वार 2 से मशहूर हुए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI14 में कबूतरों के ज़रिए जासूसी का एक अलग डिपार्टमेंट भी था जहां कबूतरों की ट्रेनिंग भी की जाती थी। MI14 ने यूरोप के मकबूजा इलाकों में पैराशूट की मदद से इन कबूतरों के कंटेनर्स गिराए जिनके साथ सवालनामे भी मुंसलिक थे। मकबूजा इलाकों में मौजूद बागी ग्रुप्स ने इन कबूतरों के साथ जवाबी पैगाम, VI रॉकेट्स की लॉन्च साइट की तफसीलात, जर्मन रेडार स्टेशन की तफसीलात और भी बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अटैच की और इन कबूतरों को वापस भेजा। इसके बाद जर्मन ट्रूप्स की पोजीशन की सर्विलेंस करने के लिए कबूतर के साथ स्मॉल ऑटोमेटिक कैमरा नस्ब किया गया और जासूसी की गई। इसके अलावा CIA ने भी बड़े पैमाने पर कबूतरों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जिनमें टकाना ऑपरेशन सबसे मशहूर है।
लेकिन अमेरिका की कबूतरों के ज़रिए की गई ज़्यादातर मालूमात आज तक क्लासिफाइड ही रखी गई हैं। दोस्तों, कबूतरों की जासूसी से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमारा हमसाया हमारे कबूतर वापस क्यों नहीं करता। क्या बंदर जैसा शरारती जानवर भी जासूसी कर सकता है या उसकी शरारतें उसे मौत के मुंह में धकेल सकती हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक अजीबोगरीब वाक़ये की, जब एक बंदर पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। हुआ ये था कि नेपोलियनिक वार्स के दौरान एक फ्रांसीसी बहरी जहाज़ इंग्लैंड के एक छोटे से साहिली गांव के नज़दीक तूफ़ान की वजह से तबाह हो गया। इस जहाज़ के सारे फ्रांसीसी फ़ौजी मारे गए, लेकिन एक बंदर ज़िंदा बचा था और ये बंदर फ्रांसीसी फ़ौज की वर्दी में मलबूस था, जो कि फ्रांसीसी फ़ौज के लिए तफरीह का ज़रिया था। और जब लोकल्स ने बीच पर इस बंदर को पकड़ा तो कुछ मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुकदमे की समाअत का फ़ैसला किया, लेकिन बंदर उनके सवालात के जवाब देने से कासिर था। इस गांव के लोगों ने इससे पहले ना तो कभी बंदर देखा था और ना ही फ्रांसीसी फ़ौज को देखा था। सो बंदर को इनके सवालात के जवाब ना देने पर और खामोश रहने पर फ्रांसीसी जासूस समझा गया और इस जुर्म में इस बंदर को मौत की सज़ा सुनाई गई और साहिल समंदर पर लटका दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट बैडन एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, जिसने 1876 से 1910 तक इंडिया और अमेरिका में ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया। ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें 3 साल के लिए मेडिटेरेनियन सी में मौजूद माल्टा में एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट किया। इन 3 सालों में रॉबर्ट माल्टा में किसी भी सफ़र पर जाता तो अपने आप को बटरफ्लाई कलेक्टर के तौर पर तारुफ करवाता और उसके पास तितलियों के सैंपल्स के साथ साथ कुछ ड्राइंग्स भी लाजमी होती। रॉबर्ट जब भी किसी हसास जगह से गुजरता तो उस जगह के नक्शे अपनी तितलियों के ड्राइंग्स में इस तरह ड्रॉ करता कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इस ड्राइंग को देखे तो पता ना चला पाए कि इस ड्राइंग में हसास इंफॉर्मेशन है। इस तरह रॉबर्ट ने बहुत सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की पूरे मैप्स अपनी तितलियों के ड्राइंग्स में समो दिए थे। आपके सामने स्क्रीन पर बटरफ्लाई के कुछ डिज़ाइन हैं। आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जासूसी में वो काम किए जाते हैं जो इंसानी सोच से बाहर हों। सो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ और डिफेंस अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।